मैंने लास्ट क्लास में कुछ फार्मूला भी लिखवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि रो bhp ऑफ मोटर, ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ मोटर क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको किलोवाट ऑफ मोटर में निकालने के लिए सेम पंप जैसा ही था। ठीक है, पंप पे जैसे पंप में था वैसे ही चीजें थी, कुछ डिफरेंस नहीं था। बस थोड़ा सा उसमें जो फोर्स के साथ में देखिए, कुछ चीजें जो मैंने बताई थी उसे रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। कि जो आपका डायरेक्ट रोप हॉलेज में ड्रम में जो आपका फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोल रहे थे, ट्रैक्टिव एफर्ट। ठीक है। bhp ऑफ मोटर क्या है, अगर हॉलेज की बात करें तो bhp ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ मोटर, मैंने बताया था कि आपका ट्रैक्टिव एफर्ट मल्टीप्लाई बाई स्पीड डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 76.12। ये सेम आपका पंप के जैसे ही था। ठीक है, क्योंकि अभी ब्रेक हॉर्स पावर का एक क्वेश्चन मैं दूंगा। इसके बाद आपको मैंने इसको ये बताया था ब्रेक हॉर्स पावर का, ये अगर हॉर्स पावर में निकलना है, एचपी ब्रेक हॉर्स पावर मतलब एचपी में अगर पूछा गया, अगर आपको किलोवाट में पूछा गया तो सेम आपका ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई स्पीड, जो स्पीड होगा इन, ये आपका मीटर पर मिनट में होगा। यहाँ भी स्पीड जो होगा मीटर पर मिनट में होगा। देखिए यही आपको देखिए स्पीड सब लिख देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आवर्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए सेकंड्स में दिया हुआ है तो आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पास जाकर के देखिए, आप मैक्सिमम लोगों को क्या होता है कि सर हम न्यूमेरिकल तो बना के आते हैं लेकिन वहां पर गलत हो जाता है। गलत होता है क्योंकि आप इसको, ये जो आपका एसआई यूनिट है ना, इसको अगर आप दिमाग में रख के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ट्रैक्टिव एफर्ट मल्टीप्लाई बाई स्पीड इन मीटर पर मिनट डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 102 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी, यही आपका फॉर्मूला है। क्लियर है। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल पर। टैग रो फॉलेज क्या बोल रहा है, देखिए इसमें आएंगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन ये मैं सारी चीजों को कवर कर रहा हूँ, हर एक पार्ट को। द ट्रेन ऑफ माइन कार्स ऑफ टोटल 50 टन्स, ठीक है, इज अटैच्ड इन टू डायरेक्ट रोप हॉलेज DRH and is traveling down a gradient of 1 in 10 average, the length of the haulage plane being 1000 meter। ठीक है, the length of the haulage plane being 1000 meter। जो आपका लेंथ हॉलेज का लेंथ है वह कितना है, 1000 मीटर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ माइन कार्स इज 150 है। क्लियर है। दैट ऑफ रोप इज 120, 1/20। द रोप वेट 2.73 kg पर मीटर। देखिए जो आपका केडी एच अपन निकालते रहे ना, केडी स्क्वायर के की वैल्यू रख करके डी डी आपका सेंटीमीटर में, वो आपका लेंथ जो पर केजी मीटर में 2.73 है। द रेडियस ऑफ ड्रम इज 1 मीटर। ड्रम का जो रेडियस है वह 1 मीटर का है। और दैट ऑफ ब्रेक पाथ इज 666 mm। width of the brake path is 150 mm। calculate the braking force required। क्या पूछ रहा है कि ब्रेकिंग फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उस हॉलेज को जो कि यह ग्रेडियंट पे चल रहा। मान लीजिए एक हॉलेज है, ठीक है, थोड़ा और नीचे कर लीजिए। ये मान लीजिए आपका ये इंक्लाइन है, ये आपका हॉलेज है, ठीक है, और आपने ये यहाँ पास ड्रम बैठाया हुआ है। ठीक, अब इस ड्रम पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस ड्रम के द्वारा
कि आपके पास ड्रम मतलब इंजन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस हॉलेज को रोकने के लिए किसी भी जगह पर। ठीक है, मान लीजिए किसी भी जगह पर उसे रोकना है, चाहे आपको ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो यहाँ पर रोकना पड़ेगा ना, ये तो ऐसे भाग जाएगा आगे जा करके, डिरेलमेंट हो जाएगा, तो कितना फोर्स इसमें लगेगा ये निकालना है हमको। ठीक है, ये आपका जो ब्रेक पाथ दिया हुआ है, मतलब ब्रेक मारने के बाद तुरंत तो नहीं रुकेगा ना, कुछ टाइम लेगा, तो वो चीज बता रहा है। ठीक है, अब इसको जानने से पहले एक चीज, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है प्रॉब्लम है, जस्ट अ सेकेंड, कौन है ये? ललित शर्मा जी को लाइव का ऑप्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि आप ब्रेकिंग जो आपका फोर्स लग रहा है वह किस डायरेक्शन पर लग रहा है, क्योंकि आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है वह किधर लग रहा है, वह पीछे की ओर जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसे पहले ही पीछे ले जा रहा है, मतलब ब्रेकिंग आप खींच किस साइड रहे हैं, आगे की ओर, अगर इसे ऊपर की ओर ले जा रहे हैं और अगर नीचे की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है, बाय द यूज ऑफ ग्रेविटी, तो आप ग्रेविटी के थ्रू जब जा रहे हैं नीचे की ओर, ठीक है, तो उस समय फ्रिक्शन किधर लग रहा है, जिस डायरेक्शन में किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अनिल कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनिल कुमार जी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट होता है, किसी भी चीज का मूवमेंट जिस डायरेक्शन पर होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वह पहले से सहायता दे रहा है इसे रोकने में। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पहले से उसे रोकने में सहायता दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो टोटल फोर्स में से आपको माइनस करना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स को। ठीक है, वही चीज सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा रही है, उतना ही जो बचा हुआ फोर्स है उतने को बस अपने को ब्रेकिंग, जो अपन ब्रेक लगा रहे हैं उतना ही आपको ताकत लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए इंजन के द्वारा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपसे ब्रेकिंग फोर्स पूछ रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए कि कैलकुलेट द ब्रेकिंग फोर्स रिक्वायर्ड। यहाँ पास देखिए, अगर पावर पूछता, ठीक है, तो पावर इसका तो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या करते, टोटल फोर्स निकाल लेते। ठीक है, टोटल फोर्स में मैं आपको क्या बोला कि हमेशा जब भी डायरेक्ट रोप हॉलेज का क्वेश्चन आता है या हॉलेज का किसी को भी क्वेश्चन आता है तो इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक वेट, ठीक है, भार टब के द्वारा, या वेट टब के द्वारा, या फिर रोप के वेट के कारण। ठीक है, दो कंपोनेंट हो गए। इसके बाद दो कंपोनेंट फ्रिक्शन का हो गया, एक सरफेस और आपका टब के बीच में लगने वाले कारण फ्रिक्शन, और एक रोप का फ्रिक्शन। क्लियर है, रोप और टब के बीच में फ्रिक्शन होगा ना, तो उसके कारण जो लगने वाला फोर्स है, ये चार कंपोनेंट हो गए। तो अपने को यहाँ ब्रेकिंग जो है, तो अब क्या बोल रहा हूं, जब भी मूवमेंट होता है, जब भी किसी पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है या किसी भी चीज का मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स उसे रोकने में सहायता कर रहा है। ठीक है, तो अपने को टोटल फोर्स निकालने के बाद माइनस करना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स को। ठीक है, उसके बाद जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ उतना ही फोर्स किसको लगाना पड़ रहा है, इंजन के द्वारा रोप में। ठीक है, अब वो चीज हम करते हैं। सर देखिए, सबसे पहले आपको गिवन डाटा है, सबसे पहले मास ऑफ द माइन कार कितने हैं, 50 टन है, इतने इसका मास दिया हुआ है। तो हमको क्या है कि केजी में निकाल लेंगे इसे, किलोग्राम में क्यों, क्योंकि इस देखिए इसीलिए मैं बोला हूं, अगर आपने यूनिट पकड़ना सीख लिया तो
आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कभी गलत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ देखिए एक्चुअल में सबको ही सब कुछ जानते हैं मैक्सिमम गलती, लेकिन वहां क्यों होती है? क्योंकि ये यूनिट। आप पूछिए क्यों? क्योंकि जो आपका रोप का मास है वो किसमें है? केजी पर मीटर में, किलोग्राम पर मीटर में। तो क्या हम मास का जो रोप है, आपका आपका टब का जो मास है, तो क्या हम उसे टन में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? इसे केजी में निकालना पड़ेगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 1000, एक टन में 1000 केजी होता है, जिससे आपका निकल के आ गया 50,000 केजीज। ठीक है, अब आप देखिए क्या है न्यूमेरिकल में। एक ट्रेन है जो माइन कार है जिसमें की 50 टन रखा हुआ है। ठीक है, इज अटैच्ड टू डायरेक्ट रोप कॉलेज। ठीक है, अब मैंने आपको पहला कंपोनेंट एवरेज ग्रेडियंट कितना है? 1/10 का है। हॉलेज का लेंथ 1000 मीटर है। ये आप गिवन डाटा लिख लीजिए, जब भी हॉलेज का हो तो ऐसा गिवन डाटा लिख लीजिए। फ्रिक्शन ऑफ माइन कार इसके बीच में 150 है, ये इसका 120 है। रोप और फ्रिक्शन किसके बीच में? कार के बीच में, माइन कार के बीच में। मास ऑफ रोप कितना है? 2.73 केजी पर मीटर। ड्रम का रेडियस 1 मीटर है और रेडियस ऑफ ब्रेक पार्ट कितना है? 666 मिलीमीटर। ये दोनों डाटा का भी अपने को अच्छा खासा उपयोग पड़ेगा। इस डाटा को मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले इन डाटा का उपयोग करके हम सबसे पहले फोर्स निकालेंगे। जब भी आपका डायरेक्ट रोप कॉलेज का न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले फोर्स निकालेंगे। तो ये आपका फोर्स सबसे पहले हम निकाल रहे हैं। पहला, एक चीज मैंने आपको बताया हुआ है पहले से कि डायरेक्ट रोप कॉलेज में कुछ भी हो तो सबसे पहले हमको क्या लगाना रहता है? mg साइन थीटा। ठीक है, फोर्स रोप की वजह से, प्लस म्यू mg कॉस थीटा। तो आपको मास पता है 5000, 50,000 सॉरी, जी पता है आपको 9.81। साइन थीटा हमेशा कितना रहेगा? 1 बाई कितना दिया हुआ है आपका? ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है? कोफिशिएंट 1/10 का ग्रेडियंट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? एवरेज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट लास्ट बार मैंने समझाया था आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल, एक्चुअल में इंक्लाइन क्या है? इंक्लाइन ऐसा ही होता है ना आपका। ये आपका इंक्लाइन है, तो ये आपका 10 मीटर दिया हुआ है और ये 1 मीटर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये हाइपोटेनियस है। ये आपका क्या 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। ठीक है, तो मैंने याद करने का बताया था ना आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था, फिर बता रहा हूँ। ये आपका क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये आपका होता है साइन थीटा। बेस अपान हाइपोटेनियस, ये क्या होता है? कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपान बेस, ये होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपान सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस आपका क्या है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो लगभग ये कितना होगा? ये भी लगभग 10 ही होगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर अपन रख लेंगे 1/10। अब देखिए सबसे पहले यही चीज की गई है 50। सभी को दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले फोर्स इन रोप ड्यू टू डिसेंडिंग ट्रेन, मतलब टब के वजह से, डिसेंडिंग ट्रेन मतलब टब के वजह से जितना फोर्स लगा है। तो मैंने आपको बताया है कि 50 इंटू 1000 टन को केजी में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय जी, ये क्या निकल रहा है? mg साइन थीटा। मास आपका 50 मल्टीप्लाई बाई केजी में 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81। साइन थीटा कितना होता है? 1/10, वहां से निकला है। तो इससे अच्छा आप एक चीज समझ जाइए, इतने सारे न्यूमेरिकल मैं आपको बता दिया हूं, तो कुल मिला करके जब भी आपका ग्रेडियंट दिया होगा, ठीक है, जब भी आपका ग्रेडियंट दिया होगा तो आप क्या करेंगे? साइन थीटा के वैल्यू पर डायरेक्ट जितना ग्रेडियंट है, मान लीजिए कि क्वेश्चन में ग्रेडियंट देता है 1/20, तो 1/20 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, या फिर 1/8 दिया है तो 1/8 डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 1/10 दिया है तो 1/10 डायरेक्ट मल्टीप्लाई
कर दीजिए। तो आपको वो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला जो मैंने आपको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का बताया है, ठीक है, वो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसको रख सकते हैं। लेकिन जब कॉस थीटा की बात आएगी तो कॉस थीटा में मैंने आपको क्या बताया था, कॉस थीटा में मैंने आपको बताया था कि बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका कितना है, ये 10 है, ठीक है, बेस आपका 10 है, और ये भी लगभग लगभग आपका 1 और 10 से बीच में इसको निकाला जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास आता है, तो ये दोनों कट के हो जाते हैं 1, इसलिए कॉस थीटा जब भी आएगा तो ये 1 हो जाएगा, और जो साइन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट, गिवन ग्रेडियंट, ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, साइन थीटा जनरली क्या होगा, गिवन ग्रेडियंट, ठीक है, जैसे 1 in 10 है तो 1 in 10 लिख देना है, 1 in 5 है तो 1 in 5 कर देना है, और जो कॉस थीटा होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसे आप यूनिवर्सल टाइप का बना लीजिए, चाहे आपको न्यूमेरिकल में ये सब करने की जरूरत ना पड़े। अब आ जाते हैं दूसरा, अब मैंने क्या बताया कि ये आपका टब के कारण जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वह वाला वैल्यू है आपका, इतना गया 49050 न्यूटन, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका केजी में है और ये आपका मीटर पर सेकंड में है, तो केजी मीटर पर सेकंड जो होता है। अब फोर्स इन रोप ड्यू टू इट्स ओन वेट, अब ये क्या बोल रहा है कि फोर्स के कारण जो वेट है उसके कारण क्या है 2 पॉइंट, अब इसमें भी क्या बोला बताया मैंने, mg sin थीटा, ठीक है, mg क्या है 2.73 मास है, ठीक है, इसमें देखिए 1000 का मल्टीप्लीकेशन है, क्यों, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल में देखेंगे तो न्यूमेरिकल में क्या बता रहा कि हॉलेज का जो लेंथ है वह कितना है 1000, द लेंथ ऑफ हॉलेज इज 1000, ठीक है, आपके 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर का जो लेंथ का जो रोप है उसका आपका वेट है 2.73, ठीक है, अब आ जाइए नीचे, 2.73 मल्टीप्लाई बाई 1000, जी की वैल्यू 9.81, यहाँ भी साइन थीटा है तो 1/10 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ग्रेडियंट से, तो आपका निकल के आ गया 2680 न्यूटन, ठीक है, ये आपने निकाल लिया वेट के कारण। देखिए ये भी वेट के कारण है, फोर्स इन रोप ड्यू टू डिसेंडिंग ट्रेन, क्योंकि वेट के कारण, ये भी आपका फोर्स इन रोप ड्यू टू इट्स ओन वेट, ये रोप का वेट और ये टब का वेट। अब मैंने आपको क्या बताया है, ड्यू टू फ्रिक्शन, अब अपना क्या आ गया, म्यू mg cos थीटा, ये लगाना है आपको, ठीक है, अब इसमें भी क्या है, टब के कारण फ्रिक्शन और रोप के कारण फ्रिक्शन, तो पहला हम निकालेंगे टब के कारण फ्रिक्शन, तो टब के कारण क्या, म्यू की वैल्यू कितनी है, देखिए अब क्वेश्चन वापस चलते हैं, बहुत ही आसान है, एक एक करके बस आपको रखना, म्यू की वैल्यू कितना है टब के कारण, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ माइन कार के बीच में फ्रिक्शन कितना है 1/50, तो हमने क्या किया, नीचे आ जाइए, यहाँ पास मैंने मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/50 जो कि लिखा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका मास mg, न्यू आ गया 1/50, फिर मास कितना है 50 टन मल्टीप्लाई बाई 1000 केजी निकालने के लिए, जी की वैल्यू कितनी है, जी आपका है 9.81 है, ठीक है, कॉस थीटा मैंने बताया है कि ये 1 है, तो आपका ये निकाल लीजिए, तो आपको 9810 न्यूटन ब्रेकिंग फोर्स आ गया ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। देखिए फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ब्रेकिंग फोर्स को सहायता कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों, अब क्या है ब्रेकिंग फोर्स ड्यू टू रोप, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, एक प्रकार से उसे रोकता है, ब्रेक करता है, ब्रेकिंग उसे ब्रेक लगाता है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो ब्रेकिंग फोर्स ड्यू टू रोप इन फ्रिक्शन, तो इसीलिए बोल रहा वो, फिर रोप का फ्रिक्शन है, तो यहाँ पास टू आपको क्या है म्यू mg cos थीटा, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है रोप और टब के बीच का, ये आपका दिया हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रोप इज 1/20, तो अपन वहां पास 1/म्यू की वैल्यू कितना रखेंगे, ये आ गया 1/20, ये आपका मास कितना दिया हुआ है 2.73, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा रोप का मास निकालना है, 1000 आपका 1000 मीटर जो है हॉलेज की लेंथ है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए, जी की वैल्यू 9.81, ये आपका निकल के आ गया 1340 न्यूटन, ठीक है, अब मुझे ब्रेकिंग फोर्स निकालना है, तो मुझे बताइए क्या ये दोनों फोर्सेस को, ये जो आपका ये वाला फोर्स है और ये वाला फोर्स है, ठीक है,
ये दोनों फोर्सेस को मेरे को प्लस करना पड़ेगा और ये दोनों फोर्स 3 और 4 नंबर को मेरे को माइनस करना पड़ेगा। ये तो ब्रेकिंग में सहायता दे रहे हैं ना। हमको क्या निकालना है, अंतोगत्ता हमारा सवाल ये है कि ड्रम शाफ्ट को या इंजन को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। भैया ये चीज तो इसको नहीं लगानी पड़ रही इंजन को, क्यों? क्योंकि ये इसके ओन वेट के कारण हो रहा है ना। वेट के क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पास ये एक इंक्लाइन है, यहाँ पास हॉलेज रखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आप रस्से के द्वारा आप इंजन से ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वह किधर लग रहा है, ये दोनों के बीच में पीछे की ओर लग रहा है। अगर मैं इसको इसी को पैरेलल है तो यहाँ दिखा दूं, ये फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। ये पहले से रोक रहा है, तो ये वाला जो रोक रहा है तो ये आपको टोटल फोर्स में से, ठीक है, जो आपका mg इधर लग रहा है, ठीक है, ये आपका थीटा है, ठीक। तो mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा, ठीक है, इसके वेट के कारण। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब कि mg sin थीटा ये वाला जो कंपोनेंट है इस फ्रिक्शन में क्या है, एक देखिए जो उसके वेट है, जो उसका भार है, भार का एक कंपोनेंट किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। और एक कंपोनेंट जो है वह अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है, mg sin थीटा वाला, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो टोटल आपका फोर्स लग रहा है इसको खींचने में, उसमें से इसको क्या है, माइनस करना पड़ेगा। तो वही चीज हम यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने ये किया, द नेट फोर्स एट द ड्रम शाफ्ट इज, फोर्स कितना लग रहा है, ये आपका 1 और 2 को प्लस कर दीजिए जो वेट के कारण है, तो माइनस फ्रिक्शन, क्योंकि वो पहले से उसको रोकने में काम कर रहा है। ये फोर्स जो है ड्रम नहीं लगा रहा है, वो उसका फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, उसके खुद के वेट के कारण, ठीक है। ये माइनस कर दीजिए तो आपका आ गया 40580 न्यूटन। मेरे को जहां तक उम्मीद है कि यहाँ तक मैंने लास्ट क्वेश्चन में विकल्प दिया था, अगर इसमें पावर पूछता, अगर इसे मान लीजिए पावर पूछता, तो पावर इसका तो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। तो हम डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, हमेशा ये याद रखिएगा, वेलोसिटी किसमें डालेंगे यहाँ पास, मीटर पर सेकंड में यहाँ पास। लेकिन जब हम एचपी हॉर्स पावर या किलोवाट में मोटर का पावर निकालेंगे, ये ठीक है, उस समय किसमें रखना, मिनट में। तो याद रखिएगा, तो मीटर पर सेकंड में तो आपका पावर निकल आता, लेकिन हमें क्या निकालना है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज में, अब आपको मैं टॉर्क समझाना चाहूंगा। व्हाट इज टॉर्क, इसको एक बार मैंने समझाया था। टॉर्क क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपका कहना होगा सर ये तो टॉर्क हमको क्या होता है नहीं समझ में आया। सुनिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं दूरी पर, लेकिन जो काम हो रहा है वह कहीं और से हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर में दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे का कुंडी अभी पकड़ लीजिए और उसे अपनी ओर खींचिए, ठीक है। तो आप कहाँ पर लगा रहे हैं फोर्स, फोर्स तो आप कुंडी में लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ से वर्क हो रहा है, परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस में। जो कब्जा है आपका, कब्जा से एकदम सीधी लाइन खींच लीजिए और आपकी फोर्स दोनों के बीच में कितना एंगल है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन पे आप लगा रहे हैं कब्जे में, ठीक है। और वर्क कहाँ हो रहा है, ये आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और वर्क कहाँ हो रहा है, यहाँ पास। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब, परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऐसा ही सेम केस कहाँ पास हो रहा है, आपका ड्रम में हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में दरवाजा कुंडी है, कुंडी को आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, सामने एकदम कुंडी के डायरेक्शन पर। कुंडी के डायरेक्शन के जस्ट सामने आपका फोर्स का डायरेक्शन है, और वहां वर्क कहाँ हो रहा है आपका, कब्जे के पास। तो कब्जे और आपका जहां पास आप फोर्स लगा रहे हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, उसी को बोलते हैं टॉर्क, फोर्स मल्टीप्लाई बाई
परपेंडिकुलर, ये जो साइन है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन दिए हैं हम, तो आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे इस साइन को हटा करके फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रहेगा। अब यही चीज आपका ड्रम साफ्ट कर रहा है, पूछिए क्यों? क्योंकि ड्रम साफ्ट जो है वह क्या हो रहा है कि आपका ड्रम कहाँ पास बैठा हुआ है, ड्रम यहाँ पास बैठा हुआ है, ठीक है, ये ड्रम है, आपने ब्रेक यहाँ पास लगाया और रोक कौन रहा है, रस्सा रोक रहा है, रुक कौन रहा है, रस्सा। आपने यहाँ फोर्स लगा रहा, वर्क कहाँ हो रहा है, यहाँ पास, मतलब ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है और वर्क इधर हो रहा है, तो दो फोर्स के बीच में 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आप रस्से में तो फोर्स नहीं लगा रहे ना डायरेक्ट, आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, ड्रम को रोक रहे हैं, और ड्रम जब रुकेगा तब ये 90 डिग्री जाता है, तो ये आपका क्या हो रहा है, टॉर्क काम कर रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, तो फोर्स हमारे पास निकला हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसी में आपको जो मैंने दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए ड्रम का रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस जो दिया हुआ है उससे फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका फोर्स दिया हुआ है, आपका रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वापस से ये निकल गया क्या, टॉर्क, ठीक है। तो ये न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन आपका फोर्स था, जब आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब ब्रेकिंग फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग फोर्स बराबर क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाई 0.66, ठीक है। ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ ब्रेक लाइन। तो टॉर्क इज इक्वल टू, लिख लीजिए आप, ब्रेकिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ ब्रेक लाइन, ठीक है। कि आपने ब्रेक लगाया, ठीक है, तो ब्रेक जब लगाया तो तुरंत आपका जो टॉर्क है ना, टॉर्क की वैल्यू दे दी, ब्रेकिंग फोर्स जब आप लगाया तो आप तुरंत तो नहीं रुकता ना, कुछ डिस्टेंस में जाके रुकता है, ठीक है। तो उसी रेडियस की कितने रेडियस में जाके रुक रहा है, ये दोनों बीच में रेडियस लाइन है, ठीक है। तो 0.66, ये देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस लाइन आपको, ये देखिए रेडियस ऑफ ब्रेक पाथ, जो आप जहाँ पर ब्रेक लगा रहे हैं तो उसका कितने रेडियस में जाकर रुक रहा है, ड्रम में कैसे क्या रहता है, ये आपका जो ड्रम है, ड्रम के बीच में आप देखे होंगे ऐसे करके ऊपर में ऐसा लगा रहता है, तो जैसे ही आप ब्रेक मारते हैं ये ऊपर ऊपर रहेगा, ये क्या होगा, पहले ये मान लीजिए ये आपका ड्रम है, तो आपका ये पोर्शन जो है ये ऐसे दूर पर रहता है, और जैसे ही आप ब्रेक मारते हैं तो ये जाकर के ऐसे सट जाता है, तो रुकते रुकते कितना हो जाता है आपका, वही ब्रेक पाथ दे रहा है, ये जब तक रुकेगा तब तक ये वाला जो पोर्शन है कितना घूम चुका रहता है, 666 mm, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे मीटर पर, ठीक है। तो 666 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज 0.66, ठीक है। ये आपका ब्रेकिंग निकल गया, समझ में आया चीजें। देखिए यहाँ तक फोर्स तक सब निकाल लेंगे, उसके बाद आप इसे रख लीजिए, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर, तो यहाँ अगर इसमें 5 दिया होता तो ये मेथड चेंज होती, टॉर्क निकल गया। अब टॉर्क बराबर होता है, इसको लिख लीजिए, टॉर्क बराबर टाउ, टाउ से दिखाते हैं, ये जो है आपका टाउ बोलते हैं, तो टॉर्क को दिखाने वाला जो साइन है, टॉर्क को दिखाने वाला जो साइन है उसे हम बोलते हैं टाउ, टी ए टी ए यू, ये टाउ बोलते हैं। तो टॉर्क बराबर होता है ब्रेकिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाई रेडियस इन मीटर, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग लाइन 666 एम था, डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए तो आपका निकल आएगा
टाउ बराबर हो गया 0.580 डिवाइड बाई 0.66, जो भी वैल्यू आपकी आएगी दैट इज द राइट आंसर, निकाल लीजिए आप। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो बोले भाई। इसके बाद अरे यार ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये रोटेट कैसे किया जाए? जस्ट अ सेकेंड, देखिए आप लोग इसको देखिए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज। चलिए, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी को कुछ डाउट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए? न्यूटन होगा, न्यूटन। फोर्स का जो ब्रेकिंग, जो ब्रेकिंग फोर्स का, देखिए फोर्स कहीं कोई सा भी प्रकार का हो, आपका न्यूटन ही होगा वो। ये ब्रेकिंग देखिए, ये ब्रेकिंग फोर्स है ना, ये ब्रेकिंग क्या है, ये भी एक फोर्स ही है। क्या था टॉर्क बराबर क्या होता है? टाउ बराबर होता है न्यूटन मीटर। ये आपका क्या है? ये भी मीटर है। आप ऐसे निकाल लीजिए ना, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई मीटर। ये मीटर से मीटर कट गया तो बचा न्यूटन। तो आपका जो ब्रेकिंग फोर्स होगा वो न्यूटन होगा। ब्रेकिंग भी क्या है? फोर्स ही है। फोर्स का कोई भी चीज हो न्यूटन में होता है, अगर ऐसा यूनिट होगा तो बाकी चीजें और अलग अलग है। मजहर जी, क्लियर है डाउट? क्या होता है ये टाउ बराबर क्या बोला मैंने? न्यूटन मीटर। देखिए इसको देखिए, जब भी आप टाउ बराबर देखेंगे ना तो टॉर्क बराबर ऐसे रखते रहिए। टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये होता है न्यूटन मीटर में ऐसे करके। तो न्यूटन मीटर, ये आपका ब्रेकिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाई रेडियस है, तो ये भी मीटर से मीटर कट गया, बचा न्यूटन, दैट इज ब्रेकिंग फोर्स को न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। किसी और का क्या है? कुछ और है? बनवारी लाल जी, मजहर जी, अनिल कुमार जी, पार्था राय गुप्ता जी, और जो भी है स्टूडेंट्स। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये छोटा ऐसा क्वेश्चन आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका सेकंड क्लास में आया हुआ है। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। अभी अभी फॉर्मूला बताया हूं, अगर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया तो ये सवाल बहुत ही आसान है। क्वेश्चन, फॉर ए डायरेक्ट रोप हॉलेज इंस्टॉलेशन इन ए माइन ड्रिफ्ट, ठीक है, इफ द टोटल रोप टेंशन इज, कितना रोप का टेंशन कितना है? 115 किलो न्यूटन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the 3 meter diameter drum is 900 kg per meter square, and the speed of rope is 12 meter per second. The total torque drum in किलो न्यूटन मीटर। देखिए यहां से भी अगर ये देखिए क्या बोल रहा है, किलो न्यूटन मीटर। एक डायरेक्ट रोप हॉलेज है,
ठीक है, एक माइंड ड्रिफ्ट बनाया जा रहा है, माइंड के अंदर ड्रिफ्ट बनाई जा रही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जब इसका बहुत अच्छा, देखिए बहुत ही आसान सवाल है। जब माइंड में ड्रिफ्ट बनाई जाती है तो उसके अंदर डायरेक्ट रोप कॉलेज को बैठाया जा रहा है, तो क्या किसी प्रकार का इसमें इंक्लाइन है? ड्रिफ्ट है। सबसे पहली बात इसको देखिए, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कैसा होता है? सीधा सीधा। क्या क्या होता है हमारे माइंड्स में? एक साफ्ट, एक इंक्लाइन, एक ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कैसा है? जैसा एक प्रकार से आपका टनल टाइप का रहता है ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इसमें आपकी इंक्लाइन वाली कंडीशन तो है नहीं, डायरेक्ट रो कॉलेज बताया जा रहा है लेकिन सीधे सीधे वे पे, यहाँ पास आपका इंक्लाइन नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हैं, टोटल रोप टेंशन कितना? 115 किलो न्यूटन। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा यूनिट ध्यान दिया ना तो आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक, ड्रम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है केजी पर मीटर स्क्वायर, 9,000। ठीक है, और ड्रम का 3 मीटर दिया हुआ है। स्पीड ऑफ रोप 12 मीटर पर सेकेंड ड्रम का बैठाया गया है। टोटल टॉर्क ऑफ द ड्रम, टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए टॉर्क बराबर क्या होता है? चलिए, क्वेश्चन आपको निकालना है टॉर्क, टाउ। टॉर्क बराबर मैंने अभी अभी बताया है। लिखो भाई, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इसमें चैट सेक्शन में लिखिए टॉर्क बराबर क्या होता है। टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अभी अभी मैंने बताया है। ठीक है, अब आपसे जो न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है वो कैसा है कि आपको टॉर्क निकालना है। ठीक है, अब टॉर्क निकालना है तो आपके पास फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स क्या है? जो आपका रोप में जो टेंशन दिखा रहा है वही तो फोर्स है, किलो न्यूटन। ये देखिए, अगर आपने, या अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ना ऐसा यूनिट पे ध्यान दिया तो न्यूटन क्या होता है? न्यूटन ही तो फोर्स है, तो किलो में दिखा रहा हुआ है, केजी में। जैसे अपन क्या है, अगर हम 500 ग्राम, सॉरी, मैं बोलूं कि मैंने 1500 ग्राम चीनी खरीदा, 1500 ग्राम चीनी खरीदा, तो मतलब क्या बोला? 1.5 केजी, किलोग्राम। तो किलो से आपका क्या कोई चेंज हो रहा है क्या? यहाँ क्या न्यूटन क्या है? एन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एन है आपका न्यूटन फोर्स। ये किलो में दिया हुआ किलो न्यूटन, तो आप कंफ्यूज मत होइए। मजहर जी बिल्कुल बहुत अच्छे। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपका ये फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बोला था मैंने लास्ट क्वेश्चन में? ड्रम का, देखिए एक बार डायग्राम से आप देख लीजिए। मान लीजिए कि आपका ये ड्रम है, ठीक है, और इससे जो है ये जो रस्सा है, ये रस्सा जा करके ये टब में बंधा हुआ है। मान लीजिए टब है आपका, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा, ये टब है, मान लीजिए ये टब है, ये आपका क्या है? रोप है, और ये आपका ड्रम है। ये आपका जो ड्रम में यहाँ तक लटकाया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स का आप क्या करेंगे? ब्रेकिंग फोर्स आप फोर्स लगाएंगे किसमें? इसमें, इसको रोकने के लिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हुआ ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आपका ये हमेशा किससे जोड़ा जाएगा? सेंटर से, रेडियस से। तो रेडियस से ये वाला डिस्टेंस जो है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही तो फोर्स लगा रहा है ऐसे ही इसी डायरेक्शन पर। तो आपका ड्रम का डायमीटर कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन को देखिए, ड्रम का डायमीटर दिया हुआ है 3 मीटर। फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो एक्चुअल में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पीड ऑफ रूप, ये सब आपको कंफ्यूज करने को दिया हुआ है। आपको देखना क्या निकालना है, तो निकालना हमको क्या है? टॉर्क। तो ये 3 मीटर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ ये जो ड्रम है 3 मीटर है, तो ये रेडियस ये है ना, रेडियस कैसे निकालते हैं? आपका डायमीटर इक्वल टू 2r, मतलब रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3 दिया हुआ है, तो रेडियस इक्वल टू
3/2 बस। मतलब टॉर्क इज इक्वल टू निकालना है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिर्फ आप विजुलाइज करिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आपका फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा ना, ड्रम पे रोकेंगे आप, जब आप रोकेंगे तो आपका जो ये है डिस्टेंस है, ये कौन सा है, सेंटर से लेने के लिए, तो 3/2। तो आप डायरेक्ट आप लिख लीजिए फोर्स आपका कितना था, आपका फोर्स था 115 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/2। इसमें आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल है, सॉरी जो आपका न्यूमेरिकल है ये भी किस में निकालना है, किलो न्यूटन मीटर में। देखिए अब यहाँ भी आप देखिए, यहाँ क्या निकालना है, किलो न्यूटन मीटर। मतलब कि इस न्यूमेरिकल को मैं ऐसे ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बिना पढ़े चला आया, ठीक है, बिना पढ़े अगर मैं चला आऊंगा तो भी मैं क्या, वो बहुत बढ़िया, मजहर जी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया मजहर जी, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से करूंगा कि 115 किलो न्यूटन, और यहाँ पास आप इसको देखिए, यहाँ पास किलो न्यूटन मीटर, मतलब कि अगर मैं किसी, किलो न्यूटन कहाँ दिया हुआ है, ये किलो न्यूटन दिया हुआ है, अगर मैं इसे मीटर का मल्टीप्लाई कर दूं मतलब कि ये मीटर है, बस इसको डायमीटर की जगह अपने को रेडियस डालना है 3/2, आपका आंसर आ जाएगा। तो मजहर जी का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया मजहर जी, ठीक है, ये आपका निकाल लीजिए तो लगभग आपका आ जाएगा 172.5 किलो न्यूटन। तो आपका ए इज द राइट आंसर, जो कि मजहर जी का आ चुका है। बनवारी लाल जी का, बिल्कुल बनवारी लाल जी का भी आ गया है। नेक्स्ट अब आते हैं आपका, बाकी लोगों को क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अनिल कुमार जी का भी नहीं है, पाटर राय गुप्ता जी का भी नहीं आ रहा है, अनिल कुमार जी का बस लग रहा है अभी नए स्टूडेंट से नया ज्वाइन किए हैं। आगे आते हैं, एक न्यूमेरिकल और है, देखिए क्या था, इसे भी देख लेते हैं। सभी को न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्वेश्चन देखिए बताइए। इन ए in a direct rope haulage, the total breaking force of all wires of the rope is itna Newton, 342,500 Newton, and the maximum resistive force to motion from all cases is 28,406 Newton. The factor of safety against the rope break will be, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है एक्चुअल में इसमें। आपका डायरेक्ट रोप फॉलेज का टोटल ब्रेकिंग फोर्स ऑफ ऑल वायर्स ऑफ द रोप इस कितना है, इतना है, ठीक है, और जिसमें रेजिस्टिव फोर्स है जो उसे रोक रहा है वो कितना है, 28406। तो मैंने आपको एक चीज, अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है ये, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मैंने आपको ये चीज बताई कि नहीं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स, जो उसे ब्रेक करना चाहता है, ब्रेकिंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टिव फोर्स। ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ये हर जगह लागू है। एफओएस मतलब लिख लीजिए आप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हर जगह लागू है, चाहे वह रोप का केस हो, चाहे वह ड्रम वाइंडिंग का केस हो, चाहे वह आपका क्या नाम है, बेंचेस, जो आपके हॉल बेंचेस होते हैं, है ना, कोयले की बेंच हो, ओबी की बेंच हो, या फिर ड्रम स्लाइडिंग का केस हो, हर जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यही फॉर्मूला है, फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टिव फोर्स।
ठीक है, जो फोर्स लग रहा है और जो फोर्स उसे बचा रहा है। रेजिस्टिव मतलब पीछे की ओर, रेजिस्ट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम इसकी बात करते हैं डंप की स्लाइडिंग की। तो आपका ये मान लीजिए डंप का बेंच बना है 30-30 मीटर का। तो ये वाला पोर्शन जो है आपके कट के नीचे जा रहा है। ये वाला पोर्शन जो है आपका कट के नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, जो ठीक, तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी भी लग रहा होगा, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहे होंगे, और एक फोर्स होगा जो इसे बचा रहा होगा, रेजिस्टिव फोर्स। कौन सा? जो मटेरियल और मटेरियल के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है। मटेरियल और मटेरियल के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है, मतलब जो उसे बचा के रखता है। ठीक है, तो बचा के जो फोर्स रखता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स, जो उसे स्लाइड होने से बचा रहा है। तो वैसे ही आपको वह फोर्सेस, जैसे कि आपका न्यूमेरिकल में चलते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा हूं मैं? सॉरी, ये क्या बोल रहा हूं कि डायग्रोफ कॉलेज ये आपका टोटल ब्रेकिंग फोर्स है। ठीक है, मतलब उसे टूट रहा है, जो जो तोड़ रहा है, जो उसमें लगा रहा है कि तुम ब्रेक टूटने में लग रहा है। और रेजिस्टिव फोर्स जो उसे टूटने से बचा रहा है। रेजिस्टिव मतलब रेजिस्ट करना, अपोज करना, उल्टा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन? 342500 डिवाइडेड बाई 28406। ठीक है, बस इतनी ही चीजें आपको करनी है। तो डायरेक्ट आप आ जाइए। तो हम लिखते हैं कितना दिया हुआ है, ब्रेकिंग फोर्स कितना दिया हुआ है? 342500 डिवाइडेड बाई रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स कितना दिया हुआ है? 28406। 28406 इसको डिवाइड कर लीजिए, वही आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। बनवारी लाल भैरवा जी का कितना है? 82.34। बाप रे, इतना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे होगा? मैं तो आज तक, एक बात बताइए बनवारी जी, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा से ज्यादा रोप पर कितना होता है? 10 होगा, 8 होगा। ठीक है, तो इसी के आसपास वैल्यू आनी चाहिए ना। 12 हो गया, 15 हो गया, इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा। चलिए फिर भी, अब अगर आप निकाले हैं तो मैं एक बार देख लेता हूँ। 342500 डिवाइडेड बाई, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आंखें बंद करके कर लेते हैं, मुझे ये लगने लग गया है। 406, ये मेरा तो आ रहा है 12.05। बनवारी लाल जी का 82 आया था, फिर 12। चलिए 12 बिल्कुल, यही आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब देखिए, अब हॉलेज में लगभग लगभग मेरी ओर से, मैंने अपनी ओर से मैक्सिमम दे दिया है। अब इसमें एक टाइप का सवाल और बच गया है, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और उसके बाद हम एंडलेस रोप हॉलेज, अब मैं न्यूमेरिकल हॉलेज का लगभग लगभग अपनी ओर से कंप्लीट कर दिया हूँ। एक टाइप का न्यूमेरिकल क्या आता है, उसमें आपसे एक सवाल पूछता है कि बोलेगा कि इतना टन आपको निकालना है। ठीक है, मान लीजिए 500 टन। ठीक है, और 8 घंटे की शिफ्ट है। ठीक है, और 1 घंटे में 5 राउंड मारता है। कौन? हॉलेज। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ हॉलेज, नंबर ऑफ टब पूछता है। ये एक न्यूमेरिकल आता है, नंबर ऑफ टब। एक्चुअल में नंबर ऑफ टब निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपका एप्टीट्यूड है, रीजनिंग। आप सुने होंगे एप्टीट्यूड। तो नंबर ऑफ टब कितने लगेंगे अगर हमको 8 घंटे में 500 टन माल निकालना है, तो हमको नंबर ऑफ टब कितने लगेंगे? 5, 10, 15, जितने भी आपके टब लगेंगे, नंबर ऑफ टब्स, वो चीज आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये जो सवाल है, ये सवाल बिल्कुल मजहर जी आप सही बोल रहे हैं, ऐसे ही सवाल पूछता है, छोटे छोटे सवाल ही रहते हैं उसमें। तो ये चीज आपको मैं अगले के सेशन में समझाऊंगा। 2-3 सवाल हैं मेरे पास जो लास्ट ईयर आए हुए हैं,
ठीक है, ये आपके तो डायरेक्ट फॉर्मूला फोर्स ये सब निकालने को भी आया है, ऐसा नहीं है कि ये सवाल नहीं आए हैं। नंबर ऑफ टब्स कितने लगेंगे, तो ये सवाल आता ही आता है। तो अगला सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। हम्म, फिर कुछ डाउट है पूछ लीजिए, वरना सेशन बंद किया जाए करते हैं। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।